नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है आपके दैनिक जीवन में रसायन। यानी कि जो हमारा सामान्य जीवन है उसमें जो आपके केमिस्ट्री है वो किस तरीके से काम आती है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इस पूरे की पूरी वीडियो के अंदर जो दैनिक जीवन में रसायन नामक चैप्टर है उसको लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन टू लाइन पूरा की पूरा शुरू से लेके एंड तक पढ़ेंगे। और इस वीडियो के खत्म होने तक आप इस पूरे के पूरे चैप्टर को एक एक इसकी लाइन आपको याद हो जाएगी, मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेईई मेन की कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, या फिर बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो, और आपको ये चैप्टर पढ़ना हो तो उसके लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जेईई मेन और जो नीट का एग्ज़ाम है, यहाँ तक कि जेईई एडवांस का एग्ज़ाम है, उसमें इस चैप्टर से अक्सर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, दैनिक जीवन में रसायन। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट में आप सीख पाएंगे चैप्टर की पूरी जानकारी। देखिए, दैनिक जीवन में रसायन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसकी प्रस्तावना पढ़ते हैं कि अब तक रसायन के मूल सिद्धांत आप जान चुके हैं और स्पष्ट अनुभव कर चुके हैं कि रसायन मानव जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। रसायन के सिद्धांतों का उपयोग मानव जाति के हितों के लिए किया जाता है। सफाई के विषय चुने, जैसे कि आप देख सकते हैं साबुन, अपमार्जक, घरेलू निरंजन, मंजन इत्यादि आपके ध्यान में आएंगे। सुंदर वस्त्रों की तरफ देखें तो तुरंत कपड़ों के दागों के रसायन और उन्हें रंगीन बनाने वाले रसायन आपके मस्तिष्क में उभरेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, आपके रूपरेखा तैयार की जा रही है कि रसायन विज्ञान किस तरीके से आपके जीवन में काम आता है। अब आगे बोला है कि यदि आप खाद्य पदार्थ और फिर अनेक रसायन जिनके विषय में आप पिछले एकक में पढ़ चुके हैं आपके मस्तिष्क में उभरेंगे। शिथिलता और रोग अवश्य ही हमें औषधों का ध्यान दिलाते हैं, यानी कि जब आपको बीमार हो जाते हैं तो औषधियों का ध्यान दिलाते हैं। फिर से रसायन विस्फोटक, ईंधन, रॉकेट, नोदक, भवन निर्माण एवं विद्युत उपकरण सामग्री इत्यादि सभी रसायन है, यानी कि सभी केमिकल हैं। रसायन विज्ञान ने हमारे जीवन को इतना अधिक प्रभावित किया है कि हमें ये अनुभूति तक नहीं होती कि हम स्वयं खूबसूरत रासायनिक कृति हैं। दोस्तों, चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण लाइन है कि रसायन विज्ञान ने हमको इतना अधिक प्रभावित किया है। हमारे माइंड में जो चल रहा है वो क्या है, वो केमिकल रिएक्शन। जो हमारी कोशिका हमारे भोजन का पाचन कर रही है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन। यानी कि हमारी जो बॉडी है वो पूरी की पूरी केमिस्ट्री पर डिपेंडेंट है। तो आगे पढ़ेंगे, चलिए। हमारी सभी गतिविधियों का संचालन रसायनों द्वारा होता है। इस एकक में हम रसायन विज्ञान के उपयोग तीन महत्वपूर्ण और रोचक क्षेत्रों में, कौन कौन से क्षेत्रों में, औषधि में, खाद्य पदार्थों में तथा परिमार्जकों में जानेंगे। परिमार्जक यानी कि अपमार्जक, जो कि कपड़े धोने के काम आते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आप औषधि वाले क्षेत्र में रसायन विज्ञान का वर्गीकरण, यानी कि किस तरीके से काम आती है। तो पहला है औषध और उनका वर्गीकरण, यानी कि औषधि। आपको बोला गया है कि औषध कम अणुद्रव्यमान लगभग 100 से 500 यू की रसायन होती है। ये बृहत आणविक यानी कि मैक्रोमोलिकुलर लक्ष्यों से अन्योन्य क्रिया करके जैव प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। ये जैव प्रतिक्रिया चिकित्सकीय और लाभदायक होती है, तब इन रसायनों को औषध कहते हैं और इनका उपयोग रोगों के निदान, निवारण और उपचार के लिए किया जाता है। यदि अनुशंसित मात्रा से अधिक मात्रा में उपयोग किया जाए तो अधिकांश औषध विष प्रभावकारी विष होती हैं। रसायनों के चिकित्सकीय उपयोग को रसायन चिकित्सा कहते हैं। तो रसायन चिकित्सा किसको कहेंगे, देखिए ये रहा। औषध का वर्गीकरण देखिए, औषध का विभिन्न मापदंडों के अनुसार निम्न प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला है भेषज गुण विज्ञानीय, यानी कि फार्माकोलॉजिकल प्रभाव के आधार पर। यह वर्गीकरण भेषज गुण विज्ञानीय प्रभाव पर आधारित है। ये चिकित्सकों के लिए उपयोगी है क्योंकि यह उन्हें किसी विशेष उपचार के लिए उपलब्ध पूरी की पूरी जानकारी देता है, पूरी औषध श्रेणी देता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे आप पीड़ाहारियों, जिनको आप एनलेसेजिक बोलते हैं, एनलेसेजिक का पीड़ानाशक असर होता है। प्रतिरोधी, जिसको आप एंटीसेप्टिक बोलते हैं, वो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। तो भेषज गुण विज्ञानी डॉक्टर जानता है, मतलब जानता है कि ये जीवाणुओं को मारने के लिए दी जाएगी, ये चोट पे लगाने के लिए दी जाएगी, ये मस्तिष्क के रोगियों को दी जाएगी। तो वहाँ पर दवाओं का अलग अलग वर्गीकरण होता है। तो सबसे पहले आएगा कि औषध के प्रभाव पर आधारित, ये किसी विशेष जैव रासायनिक प्रतिक्रम पर औषध के प्रभाव पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए स्टेमिन यौगिक, जो कि शरीर में शोथ उत्पन्न करता है, उसके प्रभाव को सभी प्रति स्टेमिन कम करते हैं। स्टेमिन के प्रभाव को कई प्रकार से कम किया जा सकता है, उसके विषय में खंड 16.3.2 में पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं रासायनिक संरचना पर आधारित तीसरा वर्गीकरण है। यह औषध की रासायनिक संरचना पर आधारित है। इस प्रकार से वर्गीकृत औषध समान संरचनात्मक विशेषताओं की भागीदार होती है और प्राय इनमें समान भेषज गुण विज्ञानीय क्रियाशीलता होती है। उदाहरण के लिए सल्फेनेमाइडों द्वारा प्रदर्शित समान संरचनात्मक विशेषताएं दिए गए चित्र में देखें। तो ये रहा आपके एक सल्फेनेमाइड, ये सल्फेनेमाइड है, देखिए। तो इसकी संरचनाएं देखेंगे। सबसे चौथा है आपके लक्ष्य अणुओं पर आधारित।
औसत साधारणतया जैव अणुओं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों से अन्योन्य क्रिया करती है, जिन्हें लक्ष्य अणु अथवा औषध लक्ष्य कहते हैं। समान संरचनात्मक विशेषताओं वाली औषधों की लक्ष्यों पर क्रियाविधि समान हो सकती है। लक्ष्य अणुओं पर आधारित वर्गीकरण औषध रसायनों के लिए सबसे अधिक उपयोगी होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं खंड 2 औषध अन्य अन्योन्य क्रिया। जैविक वृद्धाणु शरीर में विभिन्न कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए जैव उत्प्रेरक का कार्य करने वाले प्रोटीनों को एंजाइम कहते हैं। जो प्रोटीन शरीर की संरचना व्यवस्था में निर्णायक होते हैं उन्हें ग्राही कहते हैं। वाहक प्रोटीन ध्रुवीय अणुओं को कोशिका कला के आर पार ले जाते हैं। न्यूक्लिक अम्लों में कोशिकाओं की सांकेतिक आनुवंशिक जानकारी होती है। लिपिड और कार्बोहाइड्रेट कोशिका कला की संरचना का हिस्सा होते हैं। हम औषध लक्ष्य अन्योन्य क्रिया का वर्णन एंजाइम एवं ग्राही के उदाहरण द्वारा करेंगे। तो कैसे काम करती है देखिए, जो कोई भी टैबलेट है तो उसको आप यहाँ से देखेंगे एंजाइम औषध की तरह, एंजाइम औषध लक्ष्य की तरह। तो एंजाइम का उत्प्रेरक कार्य आपको बोला गया है दोस्तों कि औषध तथा एंजाइम के मध्य अन्योन्य क्रिया को समझने के लिए जानना आवश्यक है कि एंजाइम अभिक्रिया को उत्प्रेरण कैसे करते हैं। उत्प्रेरक क्रिया में एंजाइम दो प्रमुख कार्य करते हैं। कौन कौन से कार्य करते हैं देखिए, एंजाइम का पहला कार्य क्रियाधार यानी कि सब्सट्रेट्स को रासायनिक अभिक्रिया के लिए थामे रखना है। एंजाइम की सक्रिय सतह क्रियाधार अणु को उपयुक्त स्थिति में थामे रखती है, जिससे इस पर अभिक्रियक द्वारा प्रभावकारी आक्रमण हो सके। क्रियाधार एंजाइम की सक्रिय सतह पर विभिन्न प्रकार की अन्योन्य क्रियाओं द्वारा बनते हैं, जैसे कि आयनिक बंध, हाइड्रोजन आबंध, वंडरवॉल अन्योन्य क्रिया या द्विध्रुव बल। तो किस प्रकार से एंजाइम काम करता है आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। सक्रिय सतह होती है, उसमें ये चाबी की तरह जो आपके फिट हो जाता है, जो क्रियाधार होता है वो। आगे पढ़ेंगे एंजाइम का दूसरा कार्य क्रियाधार पर आक्रमण करके रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए प्रकार्यात्मक समूह उपलब्ध करवाना है, जो क्रियाधार पर आक्रमण करके रासायनिक अभिक्रिया करेगा। अब हम पढ़ेंगे औषध एंजाइम अन्योन्य क्रिया। औषध एंजाइम की उपरोक्त गतिविधियों में से किसी में भी अवरोध उत्पन्न करती हैं। ये एंजाइम की बंधनी सतह को अवरुद्ध कर सकती हैं और क्रियाधार में के आवंदन में रुकावट डाल सकती हैं, अथवा ये एंजाइम के उत्प्रेरक कार्य में अवरोध उत्पन्न कर सकती हैं। ऐसी औषधों को एंजाइम संदामक कहते हैं। औषध अन्योन्य की सक्रिय सतह पर क्रियाधार के संयोजन में दो प्रकार से अवरोध उत्पन्न कर सकती हैं। तो कैसे कर सकती हैं देखिए औषध एंजाइम की सक्रिय सतह पर संयोजन के लिए वास्तविक क्रियाधार से स्पर्धा करती हैं। ऐसी औषधों को स्पर्धी संदमक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं। आपको बोला गया है किस प्रकार से सक्रिय सतह, ये दो औषध हैं, क्रियाधार होता है, ये क्या करेंगी, औषध एंजाइम की सक्रिय सतह को अवरुद्ध कर दी थी ये वाली, तो इससे ये इस पर अटैक नहीं कर पाएगी, इसने अटैक कर दिया इस वजह से। देखिए आगे आपको बोला गया है कि कुछ औषध एंजाइम की सक्रिय सतह पर संयोजन नहीं करती हैं। ये एंजाइम की विभिन्न सतह पर संयोजन करती हैं, जिन्हें एलोस्टेरिक सतह कहते हैं। इस प्रकार संदमक के एलोस्टेरिक सतह पर संयोजन से सक्रिय सतह की आकृति इस प्रकार परिवर्तित हो जाती है कि क्रियाधार इसे पहचान नहीं पाता। देखिए इस प्रकार से था आपका जो सक्रिय सतह थी, तो ये यहाँ पर आकर के आपके अटैक कर देगी। अटैक कर करके इसकी आकृति को बदल देगी। आकृति बदलने की वजह से जो आपकी चाबी थी, चाबी किस प्रकार की थी, कुछ इस प्रकार की थी। अब ताले की जो डिजाइन है वो चेंज हो गई, तो इसमें फिट नहीं हो पाएगी। कुछ इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। आपको आगे बोला गया है कि ग्राही औषध लक्ष्य की तरह यदि एंजाइम तथा संदमक के बीच बना आबंध मजबूत सहसंयोजी आबंध हो और आसानी से तोड़ा न जा सके तो एंजाइम स्थायी रूप से अवरुद्ध हो जाता है। तब शरीर एंजाइम संदमक संकुल को निम्नीकृत कर देता है और नया एंजाइम बनाता है। ग्राही शरीर की संचार व्यवस्था के निर्णायक प्रोटीन होते हैं। इनमें से अधिकतर कोशिका कला में स्थित होते हैं। ग्राही प्रोटीन कोशिका कला में इस प्रकार स्थित होते हैं कि उनका छोटा सा सक्रिय सतह वाला भाग कोशिका कला के बाहरी क्षेत्र में खुलता है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जिन बच्चों के पास बायोलॉजी है, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये बात आसानी से समझ में आ रही होंगी, लेकिन जो जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बात थोड़ी समझ में कम आ रही होगी। तो वो ध्यान दे, थोड़ा सा ध्यान दे, उनके लिए आवश्यक है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने बायोलॉजी केवल 10th क्लास तक पढ़ी है, उसके बाद नहीं पढ़ी। तो वो आज पहली बार बायोलॉजी पढ़ रहे हैं 10th के बाद। तो जेईई मेन और एडवांस्ड वाले बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर। अब आगे देखते हैं आप, कोशिका कला में स्थित ग्राही प्रोटीन ग्राही की सक्रिय सतह कोशिका के बाहरी क्षेत्र में खुलती है। जो नीट वाले बच्चे हैं वो इसको एकदम बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि कोशिका किस प्रकार से कार्य करती है। कुछ इस प्रकार की कोशिका कला होती है आपकी, ये प्राणी कोशिका है, तो ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। शरीर में दो तंत्र कोशिकाओं और तंत्र कोशिकाओं एवं पेशी के मध्य संदेश का संचार कुछ रसायनों द्वारा होता है, जिन्हें रासायनिक संदेश वाहक कहते हैं। ग्राही प्रोटीन की बंधनी सतह पर ग्रहण किए जाते हैं। संदेश वाहक को समायोजित करने के लिए ग्राही के आकार में बदलाव आ जाता है, इसे संदेश कोशिका में पहुंच जाता है। इस प्रकार रासायनिक संदेश वाहक बिना कोशिका में प्रवेश किए संदेश को कोशिका के भीतर पहुंचा देते हैं। चित्र 16.5 इसमें आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से क्या होता है, आपका जो संदेश होता है वो कोशिका में पहुंच जाता है।
अब आगे बोला गया है कि शरीर में अत्यधिक संख्या में अनेक प्रकार के ग्राही होते हैं जो अलग अलग रासायनिक संदेश वाहकों से अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं। ये ग्राही रासायनिक संवाहकों में से एक के मुकाबले दूसरे के प्रति चयनात्मकता दिखलाते हैं क्योंकि इनकी बंधनीय सतहों के आकार, संरचना और एमिनो अम्ल संगठन अलग अलग होते हैं, जो औषध ग्राही की सतह पर आबंधित होकर इनके प्राकृतिक कार्य में अवरोध उत्पन्न करते हैं वह विरोधी कहलाती हैं। ये संदेश अवरुद्ध करने के लिए लाभकारी होती हैं। दूसरे प्रकार की औषध भी हैं जो प्राकृत संदेश वाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देती हैं। इन्हें एग्नोनिस्ट कहते हैं। ये प्राकृत रासायनिक संदेश वाहक की कमी होने पर लाभदायक होती हैं। तो हमने देख लिया कब लाभदायक होती हैं। अब आगे बोला गया है कि विभिन्न वर्गों की औषधों के चिकित्सकीय प्रभाव। इस खंड में हम कुछ वर्गों की औषधों के चिकित्सकीय प्रभावों पर विचार विमर्श करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वो है आपके प्रति अम्ल है, जिसको आप एंटासिड बोलते हैं। प्रति अम्ल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रति अम्ल के बारे में पढ़ने के बारे में। तो प्रति अम्ल पढ़ेंगे दोस्तों सबसे पहले हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रति अम्ल के बारे में। तो देखिए, आमाशय में अम्ल का अत्यधिक उत्पादन उत्तेजना एवं पीड़ा देता है। गंभीर अवस्था में आमाशय में क्या हो जाते हैं, आपके घाव हो जाते हैं। तो गंभीर अवस्था में आपके आमाशय होता है, उसमें क्या हो जाते हैं, आपके घाव हो जाते हैं। 1970 तक जो आपकी अम्लता का उपचार केवल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा किया जाता था, परंतु अत्यधिक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आमाशय को क्षारीय कर देता था तथा अधिक अम्ल उत्पादन को प्रेरित करता था। धात्विक हाइड्रोक्साइड बेहतर उपचार है क्योंकि यह घुलनशील होने के कारण ये पीएच को उदासीनता से आगे नहीं बढ़ने देते। दोनों ही उपचार केवल रोगों के लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, कारणों को नहीं। इसलिए पहले इन धातु लवणों से रोगी का उपचार आसान नहीं होता था। अग्रग्रस्त अवस्था में अल्सर या व्रण के प्राणघातक होने के कारण इसका एकमात्र उपचार आमाशय के रोगग्रस्त हिस्से को निकाल देना था, यानी कि सर्जरी करके उसको बाहर फेंक देते थे। प्रति अम्लता के उपचार में मुख्य परिवर्तन उस खोज के बाद हुआ जिसके अनुसार रसायन हिस्टामिन आमाशय में पेप्सिन के निकलने को उद्दीपित करता है। किसको करता है, हिस्टामिन। आमाशय की दीवार में स्थित ग्राही के साथ हिस्टामिन की अन्योन्य क्रिया रोकने के लिए औषध सिमेटिडीन की डिजाइन की गई थी। इसके कारण कम अम्ल निकलता था। इस औषध का महत्व इतना अधिक था कि जब तक रेनिटिडीन जेंटेक की खोज नहीं हुई थी ये संसार में सबसे अधिक बिकने वाली औषध थी, क्योंकि अधिकतर लोगों को दोस्तों क्या होती है, आपकी एसिडिटी होती है। तो दोस्तों इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इस चैप्टर में जो जेई मेन है, नीट है या फिर जेई एडवांस्ड है, वो अक्सर इसकी जो संरचना है उनसे संबंधित सवाल पूछता है और ये पूछता है कि ये किस पर काम करेगी, निम्न में से हिस्टामिन कौन सी है। 4 संरचना दे देगा, उसमें से आपको एक बतानी होगी। तो आपको जो इनकी संरचना है वो याद रखनी है मोटे मोटे तौर पर। एक बार इनकी रीडिंग लगानी है, किस प्रकार की इनकी संरचना, इनकी जो आकृति है आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है। और इनके जो उपयोग हैं और ये कौन कौन से जीवाणुओं पर कार्य करेंगी, ये भी आपके प्रश्न अक्सर पूछे जाते रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रति हिस्टामिन यानी कि एंटी हिस्टामिन। हिस्टामिन एक शक्तिशाली वाहिका विस्फारक यानी कि वैसोडाइलेटर है। इसके विविध कार्य हैं। ये श्वसनिकाओं, ब्रांकियोल और आहार नली की चिकनी पेशियों को संकुचित करती है तथा दूसरी पेशियों जैसे कि रुधिर वाहिकाओं की दीवारों को नरम करती है। जुकाम के कारण होने वाले नासिका संकुलन और पराग के कारण होने वाली एलर्जी का कारण भी हिस्टामिन ही होती है। जब आपको जुकाम होता है या फिर पराग के कारण कोई एलर्जी हो जाती है तो हिस्टामिन की वजह से होती है। आगे आपको बोला गया है कि संश्लेषित सिंथेटिक औषध ब्रोमोफेनिरामिन यानी कि डाइमटेप और टरफेनाडिन, जिसको आप सेल्डेन बोलते हैं, प्रति हिस्टामिन का कार्य करती हैं। ये हिस्टामिन के साथ ग्राही की उस बंधनीय सतह के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं जिस पर हिस्टामिन अपना प्रभाव डालती हैं। इस प्रकार हिस्टामिन के प्राकृतिक कार्य में बाधा डालती हैं। प्रश्न ये उठता है कि उपरोक्त प्रति हिस्टामिन आमाशय के अम्ल स्रवण पर प्रभाव क्यों नहीं डालती। कारण यह है कि प्रति एलर्जी और प्रति अम्ल औषध अलग अलग ग्राहियों पर कार्य करती हैं। जो एलर्जी वाली गोलियां हैं, जो आपके टैबलेट हैं, वो अलग चीज़ों पर कार्य करती हैं। जो एंटी अम्ल, जो प्रति अम्ल है, वो अलग चीज़ों पर कार्य करती हैं। तो आप देख सकते हैं ब्रोमोफेनिरामिन डाइमटेप की संरचना आप याद करेंगे। टरफेनाडिन सेल्डेन की संरचना भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आजकल संरचना से संबंधित बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं। आगे आपको बोला गया है कि प्रशांतक और पीड़ाहारी तंत्र की यह सक्रिय औषध है। इस लाइन को आप याद रखेंगे, यहाँ से जेई मेन में एक बार प्रश्न आ चुका है। ये तंत्रिका से ग्राही तक संदेश बयान करने वाली प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रशांतक यानी कि शांति देने वाले, नाम से ही पता चल रहा है। तो ये जो मेंटल रोगी होते हैं उनके लिए काम आते हैं। प्रशांतक रासायनिक यौगिकों का वह वर्ग है जिनका उपयोग तनाव तथा छोटी या बड़ी मानसिक बीमारियों में किया जाता है। ये अच्छा होने की भावना को अभिप्रेरित करके चिंता, तनाव, क्षोभ अथवा उत्तेजना से मुक्ति देते हैं।
ये नींद की गोलियों का आवश्यक घटक होते हैं। प्रशांतक विभिन्न प्रकार के होते हैं, ये अलग अलग क्रियाओं से कार्य करते हैं, जैसे कि नॉरएड्रेनालिन एक तंत्रिकीय संचारक यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर है जो मनोदशा में परिवर्तन में भूमिका निभाती है। यदि किसी कारण से नॉरएड्रेनालिन का स्तर मात्रा कम हो जाए तो संकेत भेजने की क्रिया धीमी पड़ जाती है तथा व्यक्ति अवसादग्रस्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रति अवसादक औषधों की आवश्यकता पड़ती है। ये औषध नॉरएड्रेनालिन का निम्नीकरण उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम को संदमित करती है। यदि एंजाइम संदमित हो जाता है तो ये महत्वपूर्ण तंत्रिकीय संचारक धीरे धीरे उपापचयित मेटाबॉलिज होता है और अपने ग्राही को लंबे समय तक सक्रिय कर सकता है, अतः अवसाद के असर का प्रतिकार कर सकता है। एप्रोनाइजिड और फिनलेजिन ऐसी दो औषध हैं। तो ये रही एप्रोनाइजिड की संरचना और ये रही आपकी फिनलेजिन। तो ये किस काम आती हैं आप देख सकते हैं, इस पैराग्राफ में पूरा की पूरा हमको बता दिया गया है। आगे बोला गया कि कुछ प्रशांतक यथा क्लोरडाइजेपोक्साइड और मेप्रोबामेट तनाव को दूर करने के लिए अपेक्षाकृत मंद प्रशांतक है, यानी कि वो थोड़े फास्ट क्या है, थोड़ा स्लो है। इक्वेनिल का प्रयोग अवसाद और अति तनाव के नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनकी संरचना क्लोरडाइजेपोक्साइड कुछ इस प्रकार की होती है, मेप्रोबामेट इस प्रकार की होती है और इक्वेनिल, इसका नाम इक्वेनिल इसलिए आप इसको देखेंगे यहाँ से तो देखिए पूरी की पूरी क्या होती है, इक्वल होती है इसके अकॉर्डिंग, इसलिए इसका नाम इक्वेनिल है। तो नाम के लिए याद रख सकते हैं, इसकी संरचना आप बहुत जल्दी याद कर सकते हैं इक्वेनिल की, क्योंकि इक्वल है दोनों तरफ से। आगे बोला गया है आपको कि बारबीट्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न जैसे कि बैरोनल, एमिटल, नेम्बुटल, ल्यूमिनल और सेकुनल प्रशांतकों का महत्वपूर्ण वर्ग बनाते हैं, इन्हें बारबीट्यूरेट कहते हैं। तो बारबीट्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न क्या होते हैं आपके बारबीट्यूरेट, ये रहा आपके बैरोनल, ये रहा आपके बेलियम और ये रहा आपके सेरोटोनिन। बारबीट्यूरेट निद्राजनक होते हैं अर्थात इनके प्रयोग से नींद आती है। प्रशांतकों के रूप में उपयोग किए जाने वाले कुछ अन्य पदार्थ आ जाएंगे आपके बेलियम और सेरोटोनिन। तो दोस्तों आप याद रखेंगे इनको प्रशांतक क्यों कहा जाता है और इनका उपयोग क्या क्या है। अब आगे बोला गया आपको पीड़ाहारी, यानी कि जो दर्द से मुक्ति दे, जो दर्द को हर ले, वो है पीड़ा करने वाले पीड़ाहारी। पीड़ाहारी दर्द को बिना चेतना यानी कि बेहोश हुए बिना, क्षीणता, मनोसंभ्रम, असमन्वय या पक्षाघात अथवा तंत्रिका तंत्र में कोई अन्य बाधा उत्पन्न किए बिना कम अथवा समाप्त करते हैं। इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं: अश्वापक, अनासक्त या नॉन एडिक्टिव पीड़ाहारी, श्वापक या नार्कोटिक औषध। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आप अश्वापक यानी कि नॉन नार्कोटिक पीड़ाहारी, एस्प्रिन तथा पैरासीटामोल। अक्सर आपने नाम सुना है एस्प्रिन का और पैरासीटामोल। एस्प्रिन तथा पैरासीटामोल अश्वापक वर्ग के पीड़ाहारी हैं। एस्प्रिन अति प्रचलित उदाहरण है। एस्प्रिन प्रोस्टाग्लैंडिन नामक रसायनों जो कि ऊतक में प्रदाह उत्पन्न करते हैं कि संश्लेषण को संदमित करती है। यह औषध कंकाल की पीड़ा जैसे कि संधिशोथ ऑर्थोआइटिस के कारण होने वाली पीड़ा में आराम देने में प्रभावी होती है। इसके और भी कई प्रभाव होते हैं, जैसे ज्वर को कम करना यानी कि बुखार को कम करना, एंटीपायरेटिक और बिंबाणु स्कंदन को रोकना, रक्त के थक्के न बनने देने के कारण एस्प्रिन का उपयोग दिल के दौरे को रोकने में भी होता है। तो यहाँ से नीट में एक बार प्रश्न आ चुका है कि किस दवाई का उपयोग दिल के दौरे में किया जा सकता है, किस औषध का उपयोग किया जा सकता है, तो वो आएगी एस्प्रिन। आगे बोला है आपको श्वापक यानी कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक पीड़ाहारी। मॉर्फिन और इसके कई सजात जब औषधीय मात्रा में दिए जाते हैं तो पीड़ा से मुक्ति देते हैं और नींद लाते हैं। विषैली मात्रा में ये भावशून्यता, समूर्छा, मरोड़ और अंत में मृत्युकारक होते हैं। मॉर्फिन श्वापकों के देखिए आप देख सकते हैं को कभी कभी आईफेनी यानी ओपिएट्स कहा जाता है, क्योंकि ये पोस्ट ओपियम पॉपी से प्राप्त होते हैं, अफीम से प्राप्त होते हैं दोस्तों, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, आईफेनी, अफीम के पौधे से अक्सर प्राप्त होते हैं। इनकी संरचनाएं आप देख सकते हैं, ये रही आपके मॉर्फिन, ये हेरोइन और ये आपके कॉडिन। अक्सर हम इनको मूवीज़ में इनका नाम सुनते हैं, तो इनको ड्रग्स बोला जाता है, देसी भाषा में कहा जाए, मूवीज़ की भाषा में कहा जाए तो ये पीड़ाहारी मुख्यतः शल्य क्रिया ऑपरेशन के बाद होने वाली पीड़ा, हृदयशूल, अंतिम अवस्था के कैंसर की पीड़ा और प्रसव पीड़ा में आराम देने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है प्रति सूक्ष्म जैविक, यानी कि जो सूक्ष्म जीवों को मार दे वो है प्रति सूक्ष्म जैविक। मनुष्यों तथा जीवों में रोग विभिन्न सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, वायरस, कवक और अन्य परजीवियों द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं। प्रति सूक्ष्म जैविकों की प्रवृत्ति चयनित करके जीवाणु, प्रतिजीवाणु, कवक, प्रतिकवक, वायरस यानी कि प्रति वायरस और परजीवियों, प्रति परजीवी का विनाश करने की, वृद्धि रोकने अथवा सूक्ष्म जीवों के परजीवी प्रभाव को रोकने की होती है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, प्रतिरोधी और संक्रमणहारी प्रति सूक्ष्म जैविक औषधियाँ होती हैं।
सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। तो आप पढ़ेंगे प्रतिजैविक औषध मानव तथा जीवों के लिए कम विषैली होने के कारण संक्रमण में उपचार के लिए प्रयुक्त की जाती है। प्रारंभ में प्रतिजैविकों को सूक्ष्म जीवों, जीवाणु, कवक तथा फफूंदी द्वारा उत्पन्न ऐसे रसायनों के वर्ग में रखा गया था जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं अथवा उनका पूर्णतः विनाश करते हैं। संश्लेषण विधियों के विकास ने कुछ ऐसे रसायनों के संश्लेषण में सहायता दी है जिनकी खोज मूलतः सूक्ष्म जीवों के उत्पाद की तरह हुई थी। इसके अतिरिक्त कुछ पूर्णतः संश्लेषित यौगिक भी प्रतिजीवाणु होते हैं, इसलिए प्रतिजैविक की परिभाषा बदल गई है। अब प्रतिजैविक पूर्ण अथवा आंशिक रूप से, देखिए नई परिभाषा, अब प्रतिजैविक पूर्ण अथवा आंशिक रूप से रासायनिक संश्लेषण द्वारा प्राप्त उन पदार्थों को कहा जाता है जो कम सांद्रता में सूक्ष्म जीवों के उपचायी प्रक्रमों में अवरोध उत्पन्न करके उनकी वृद्धि को रोकते हैं अथवा उनका विनाश करते हैं। आगे पढ़ेंगे आपकी 19वीं सदी में ऐसे रसायनों की खोज प्रारंभ हुई जो आक्रमणकारी जीवों पर तो प्रतिकूल असर डालें परंतु परपोषी होस्ट पर नहीं। जर्मन जीव विज्ञानी पॉल एरलिस ने इस धारणा के प्रवर्तक थे। तो कौन थे? पॉल एरलिस। उन्होंने सिफिलिस के इलाज के लिए कम विषैले पदार्थ तैयार करने के उद्देश्य से आर्सेनिक आधारित संरचनाओं की जांच की। उन्होंने औषध आर्सफेनेफिन बनाई जिसे सेल्वरसेन के नाम से जाना जाता है, और पॉल एरलिस को इस खोज के लिए 1908 यानी कि 1908 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आप आर्सफेनेफिन क्यों काम आती है, किसने बनाई और इसकी संरचना याद करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ सकता है। ये सिफिलिस के उपचार के लिए खोजा गया प्रथम प्रभावी उपचार था। तो किसके उपचार के लिए? सिफिलिस के लिए। यद्यपि सेल्वरसेन मानव के लिए विषैली होती है परंतु इसका प्रभाव स्पाइरोकीट जीवाणु पर, जो कि सिफिलिस उत्पन्न करता है, मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक होता है। तो आप इनकी संरचना देख सकते हैं, ये रही आपके सेल्वरसेन, ये आपके प्रोंटोसिल की संरचना, ये आपके सल्फेनिमाइड की संरचना, ये आपके सल्फाफ्रिडीन और ये एजोरंजक। तो इनको एक बार आप याद कर लेंगे, इनकी जो संरचना है उनको एक बार ध्यान दे लेंगे इनकी संरचनाओं पर। उसी समय पॉल एरलिस एजोरंजक पर कार्य कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सेल्वरसेन और एजोरंजकों की संरचना में समानता है। उन्होंने कहा कि आर्सफेनेफिन में उपस्थित ऑर्सेनिक डबल बॉन्ड ऑर्सेनिक बंध एजोरंजक में उपस्थित नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बंध से इस मायने में मिलता जुलता है, इसमें नाइट्रोजन के स्थान पर ऑर्सेनिक उपस्थित है। उन्होंने ये भी देखा कि रंजक ऊतकों को चयनित रूप से रंगते हैं। अतः एरलिस ने ऐसे यौगिकों की खोज प्रारंभ की जो संरचना में एजोरंजकों से मिलते हैं और जीवाणुओं पर चयनित रूप से बंधित हों। सन 1932 में उन्हें प्रथम प्रभावी प्रतिजीवाणु प्रोंटोसिल को बनाने में सफलता प्राप्त हुई जो संरचना में सेल्वरसेन से मिलता है। जल्दी ये खोज लिया गया कि शरीर में प्रोंटोसिल एक यौगिक सल्फेनिलएमाइड में बदल जाती है, वास्तविक असरकारक यौगिक है। इस प्रकार सल्फा औषधों की खोज हुई और कई सल्फेनामाइड अनुरूप संश्लेषित किए गए। इनमें से एक अत्यधिक प्रभावकारी है आपके सल्फाफ्रिडीन, जिसकी संरचना आप ऊपर पढ़ चुके हैं। तो आपको आगे बोला गया है कि H.W. फ्लोरी एवं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1945 में स्वतंत्र रूप से पेनिसिलिन के विकास के लिए संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। सल्फेनिमाइडों की सफलता के उपरांत भी प्रतिजीवाणु चिकित्सा में वास्तविक क्रांति 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की पेनिसिलियम कवक में प्रतिजीवाणु खोज से प्रारंभ हुई। पृथक्करण और शोधन के चिकित्सकीय परीक्षण के पर्याप्त मात्राओं में पदार्थ एकत्रित करने में 13 वर्ष लगे। तो देखिए 1929 में खोज की और 13 साल बाद वो डेवलप हो पाई। तो आप सोच सकते हैं एक औषधि के लिए कितना टाइम देना पड़ता है वैज्ञानिकों को। तो प्रतिजीवाणुओं का सूक्ष्म जीवों पर नाशक, साइडल अथवा निरोधक, स्टैटिक प्रभाव होता है। दोनों प्रकार के प्रतिजीवाणुओं के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो आप देख सकते हैं जीवाणुनाशी कौन सी है और जीवाणु निरोधी कौन सी है। तो पेनिसिलिन जीवाणुनाशी है, एमिनोग्लाइकोसाइड है और आपके ऑफ्लोक्साइसिन है। और जीवाणु निरोधी है आपके एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकोल। जीवाणु अथवा अन्य सूक्ष्म जीवों के उस परास रेंज को जिस पर किसी प्रतिजीवाणु का प्रभाव होता है उस प्रतिजीवाणु के क्रिया स्पेक्ट्रम की तरह अभिव्यक्त करते हैं। जो प्रतिजीवाणु ग्राम ग्राही यानी कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम अग्राही, ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विस्तृत परास का विनाश करते हैं अथवा निरोध करते हैं, उन्हें विस्तृत स्पेक्ट्रम यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु कहलाते हैं। जो प्रधानतः ग्रामग्राही अथवा ग्राम अग्राही जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी होते हैं वे संकीर्ण स्पेक्ट्रम यानी कि नैरो स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु कहलाते हैं। यदि केवल एक जीन अथवा रोग पर प्रभावी हो तो उसका उल्लेख सीमित स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु की तरह होता है। पेनिसिलिन जी का स्पेक्ट्रम संकीर्ण होता है। एम्पेसिलिन और एमोक्सिसिलिन पेनिसिलिन के संश्लेषित रूपांतर हैं। इनका स्पेक्ट्रम विस्तृत है। पेनिसिलिन देने से पूर्व रोगी की पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशीलता एलर्जी का परीक्षण करना अति आवश्यक होता है। भारतवर्ष में पेनिसिलिन का उत्पादन पिंपरी में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स द्वारा तथा निजी औद्योगिक क्षेत्र में होता है।
तो ये रही आपके पेनिसिलिन की संरचना। तो दोस्तों इसकी संरचना बहुत महत्वपूर्ण है। जेईई मेन 2019 में यहाँ से सेम टू सेम प्रश्न आया था कि पेनिसिलिन की संरचना कौन सी है, और ये है आपकी क्लोरेमफेनिकोल। तो आप दोनों को याद करेंगे, पेनिसिलिन की संरचना, क्लोरेमफेनिकोल की संरचना, ये काय पर काम करती हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है और आपके नैरो स्पेक्ट्रम क्या होता है। ये आपके क्लोरजाइलिनॉल, टर्फिनियोल और ये है आपके वाइथायोनल। तो देखिए आगे इनको पढ़ेंगे हम। क्लोरेमफेनिकोल जो 1947 में पृथक किया गया था, एक विस्तृत स्पेक्ट्रम वाला प्रतिजीवाणु है। ये जठर तंत्र क्षेत्र में अति शीघ्र अवशोषित हो जाता है। इसे टाइफाइड, पैचिस, तीव्र ज्वर, कुछ मूत्र संक्रमणों, तनी का शोथ, मेनिनजाइटिस तथा न्यूमोनिया जैसे रोगों में खिलाया जाता है। वैंकोमाइसिन और ऑफ्लोक्सासिन अन्य महत्वपूर्ण विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु है। प्रतिजीवाणु डेजाइरिन को कैंसर कोशिकाओं के कुछ प्रभेदों के प्रति यह विषालु माना जाता है। तो दोस्तों आप इनके प्रत्येक जो नाम लिया गया है उसका उपयोग और कौन से रोग के लिए या काम आते हैं उसको याद करेंगे, यही आपके पेपरों में पूछे जाते हैं। आगे आपके पूतिरोधी तथा विसंक्रामी रोगाणुनाशी। पूतिरोधी तथा विसंक्रामी भी ऐसे रसायन होते हैं जो या तो सूक्ष्मजीवों का विनाश करते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोकते हैं। पूतिरोधियों को सजीव ऊतकों जैसे कि घाव, चोट, व्रण, अल्सर और रोगग्रस्त त्वचा की सतहों पर लगाया जाता है। फ्यूरासिन, सोप्रामाइसिन इत्यादि इसके उदाहरण है। इन्हें प्रतिजीवाणु की तरह खाया नहीं जाता है। साधारणतः प्रयुक्त किए जाने वाले पूतिरोधी डिटॉल क्या होता है, आपके क्लोरजाइलिनॉल तथा टर्पिनियोल का मिश्रण होता है। वाइथायोनल को साबुन में पूतिरोधी गुणधर्म प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है। यौगिक को वाइथायोनल भी कहते हैं। देखिए आयोडीन एक प्रबल पूतिरोधी है। इसका अल्कोहल जल मिश्रण में 2-3% घोल आयोडीन का टिंचर कहलाता है। इसे घाव पर लगाते हैं। आगे बोला है कि आयोडोफॉर्म भी घावों पर पूतिरोधी की तरह प्रयुक्त किया जाता है। बोरिक अम्ल का तनु जलीय विलयन नाकों के लिए दुर्बल पूतिरोधी होता है। तो ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट, पूरा की जो पैराग्राफ है इस चैप्टर का ये वाला, इसको पढ़ेंगे। कौन कौन से रोग के लिए काम आता है, कौन से साबुन में क्या पाया जाता है, डेटॉल में क्या पाया जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पूछा गया था, एक बार पूछा गया था कि साबुन में क्या पाया जाता है, तो वाइथायोनल साबुन में पाया जाता है। एक बार ये आया था कि डेटॉल किस किस का मिश्रण होता है। ये जो मैं प्रश्न बोल रहा हूँ वो एक जेईई मेन और नीट में अक्सर आ चुके हैं, तो मैं इन्हीं को बोल रहा हूँ। आगे बोला है आपको कि विसंक्रामी यानी कि डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं जैसे कि फर्श, नालियों और यंत्रों इत्यादि पर किया जाता है। सांद्रता परिवर्तन से वही पदार्थ पूतिरोधी अथवा विसंक्रामी का कार्य कर सकता है। उदाहरण के लिए फिनॉल का 0.2% विलयन पूतिरोधी होता है, जबकि इसका 1% विलयन विसंक्रामी होता है। क्लोरीन की 0.2 से 0.4 भाग प्रति 10 लाख यानी कि ppm पार्ट्स पर मिलियन जल में सांद्रता तथा अत्यधिक कम सांद्रता में सल्फर डाइऑक्साइड विसंक्रामी का कार्य करती है। इस लाइन को भी आप याद रखेंगे। आगे बोला है आपको प्रतिजनन क्षमता औषध। तो दोस्तों जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए ये भी बहुत काम की आपकी औषधियाँ हैं, तो इनको पढ़ते हैं। आगे देखिए, प्रतिजीवाणु क्रांति ने मनुष्य को दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन प्रदान किया है। जीवन की संभावना लगभग दुगनी हो गई है। अधिक जनसंख्या ने भोजन, संसाधन, पर्यावरण तथा बेरोजगारी इत्यादि विषयों से संबंधित अनेक समस्याएं उत्पन्न की हैं। इन समस्याओं पर नियंत्रण के लिए जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है। इसने परिवार नियोजन की धारणा को प्रोत्साहन दिया है। प्रतिजनन क्षमता औषध इस दिशा में उपयोगी है। जनन नियंत्रण गोलियों में आवश्यक रूप से संश्लिष्ट एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है। दोनों ही यौगिक हार्मोन होते हैं। ये ज्ञात है कि प्रोजेस्टेरोन अंडोत्सर्ग को निरोधित करता है। संश्लिष्ट प्रोजेस्टेरोन व्युत्पन्न प्राकृतिक प्रोजेस्टेरोन से अधिक प्रभावशाली होते हैं। नॉरएथिंड्रोन संश्लेषित प्रोजेस्टेरोन व्युत्पन्न का एक उदाहरण है जो व्यापक रूप से जनन नियंत्रण गोलियों में प्रयुक्त होता है। एथाइनिल एस्ट्राडाइल, जिसको आप नोवेस्ट्रोल, एक एस्ट्रोजन व्युत्पन्न है जो प्रोजेस्टेरोन व्युत्पन्न के साथ जनन नियंत्रण गोलियों में प्रयुक्त होता है। तो ये रहा आपके नॉरएथिंड्रोन और ये रहा आपके एथाइनिल एस्ट्राडाइल। इनकी संरचनाएं आप याद करेंगे। आगे हमको पढ़ना है इस चैप्टर का जो वो है नया पार्ट, वो है भोजन में रसायन। देखिए आपके भोजन में केमिकल कैसे काम आते हैं। खाद्य पदार्थों में रसायन मिलाने के कारण है उनका परिरक्षण यानी कि लंबे समय तक उनको इकट्ठा करना, आकर्षण बढ़ाना तथा पौष्टिकता और गुणवत्ता में संवर्धन करना है। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले खाद्य योजकों के प्रमुख वर्ग निम्नलिखित हैं। खाद्यरंजक, सुरुचिकर एवं मधुरक, वसा एमल्सी कारक तथा स्थायी कारक, आटा सुधारक, बाशीपन रोकने वाले तथा व्यंजक, प्रतिऑक्सीकारक, परिरक्षक।
पोषणगत संपूरक जैसे खनिज, विटामिन तथा अमीनो अम्ल। वर्ग 7 के अतिरिक्त किसी भी योज्य यानी कि एडिक्टिव का पोषण जय महत्व नहीं है। इन्हें या तो भंडारित खाद्य पदार्थ की सुरक्षा अवधि बढ़ाने अथवा शोभा बढ़ाने के उद्देश्य से मिलाया जाता है। इस खंड में हम केवल मधुरकों और परिरक्षकों की विवेचना करेंगे, जो कि सबसे पहले पढ़ेंगे कृत्रिम मधुरक। प्राकृत मधुरक जैसे कि सुक्रोज ग्रहण की गई कैलोरी बढ़ाते हैं, इसलिए बहुत से लोग कृत्रिम मधुरक प्रयोग करना अधिक पसंद करते हैं। और तो सल्फोबेंजीमाइड जिसे सैकेरिन भी कहते हैं प्रथम लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक है। ये 1889 से खोज के समय से ही मधुरक की तरह प्रयोग में लाया जाता रहा है। ये सुक्रोज कैन शुगर से लगभग 550 गुना अधिक मीठी होती है। ये शरीर से अपरिवर्तित रूप में मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाती है। ये सेवन के पश्चात पूर्णतः अक्रिय और हानिकारक प्रतीत होती है। इसका प्रयोग मधुमेह के रोगियों एवं उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें कैलोरी अंतर ग्रहण पर नियंत्रण की आवश्यकता अत्यधिक महत्वपूर्ण है, उनके लिए की जाती है। बाजार में आमतौर पर बिकने वाले कुछ कृत्रिम मधुरक सारणी 16.1 में दिए गए हैं। ये आपके एस्पार्टेम, तो एस्पार्टेम होता है सुक्रोज की तुलना में लगभग 100 गुना ज़्यादा भारी होता है। आप देख सकते हैं सैकरीन कितना होता है, 550 गुना होता है। उसके अलावा सुक्रालोज कितना होता है, 600 गुना होता है। और आपके जो एलिटेम होता है सबसे ज़्यादा ये होता है 2000 गुना, एक शक्कर की अपेक्षा 2000 गुना ज़्यादा मीठा होता है। आगे बोला है आपको कि एस्पार्टेम सबसे अधिक सफल और व्यापक रूप से उपयोग में आने वाला कृत्रिम मधुरक है। यह सुक्रोज के मुकाबले लगभग 100 गुना अधिक मीठा होता है। यह एस्पार्टिक अम्ल तथा फेनिल एलानिन से बने डाइपेप्टाइड की मेथिल एस्टर है। इसका उपयोग केवल ठंडे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों तक ही सीमित है, क्योंकि ये खाना पकाने के तापमान पर अस्थायी होता है। तो आप याद रखेंगे एस्पार्टेम क्या काम आता है। आगे पढ़ेंगे हम एलिटेम। एलिटेम अधिक प्रबल मधुरक है। यद्यपि ये एस्पार्टेम से अधिक स्थायी होता है, परंतु इसका प्रयोग करते समय मिठास नियंत्रित करना कठिन होता है। आगे बोला है आपको कि सुक्रालोज का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न है। इसका रंग और स्वाद शर्करा जैसा होता है। ये खाना पकाने के तापमान पर स्थायी होता है। ये कैलोरी नहीं देता। एस्पार्टेम ठंडी जगह काम आता है और सुक्रालोज गर्म चीज़ों पर काम आ जाता है। आगे बोला है खाद्य परिरक्षक। देखिए खाद्य परिरक्षक खाद्य पदार्थों को सूक्ष्मजीवों की वृद्धि के कारण होने वाली खराबी से बचाते हैं। खाने का नमक, चीनी, वनस्पति तेल तथा सोडियम बेंजोएट सामान्य रूप से उपयोग में आने वाले परिरक्षक हैं। सोडियम बेंजोएट सीमित मात्रा में प्रयोग में लाया जाता है तथा यह शरीर में उपापचयित होता है। सॉर्बिक अम्ल तथा प्रोपेनोइक अम्ल के लवण भी परिरक्षकों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों जेईई मेन 2020 का प्रश्न है कि निम्न में से खाद्य परिरक्षक के रूप में किसे काम में लिया जाता है, जिसमें एक प्रश्न था आपके, एक ऑप्शन था वो था आपके सोडियम बेंजोएट। तो याद रखेंगे यहाँ से प्रश्न आ चुका है जेईई मेन में। प्रतिऑक्सीकारक ये महत्वपूर्ण और आवश्यक खाद्य योज्य होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर ऑक्सीजन की क्रिया धीमी करके खाद्य परिरक्षण में सहायता करते हैं। ऑक्सीजन के प्रति इनकी क्रिया उस खाद्य पदार्थ की अपेक्षा अधिक होती है जिसका ये परिरक्षण करते हैं। आगे बोला कि आपको ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन BHT और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA दो ऐसे प्रतिऑक्सीकारक हैं। मक्खन में BHA मिलाने के बाद इसके सुरक्षित भंडारण का समय महीनों से बढ़ाकर वर्षों तक पहुंच जाता है। कभी कभी अधिक प्रभावी बनाने के लिए BHT और BHA के साथ साइट्रिक अम्ल भी मिलाया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइट अंगूरी शराब, बियर, शर्करा, चाशनी, छिले कटे अथवा सूखे फल और सब्जियों के परिरक्षण के लिए उपयोगी प्रतिऑक्सीकारक है। आगे हम पढ़ेंगे शोधन अभिकर्मक यानी कि साबुन और सर्फ, जिसको आप बोलते हैं साबुन और डिटर्जेंट। इस खंड में हम अपमार्जकों के विषय में जानेंगे। दो प्रकार के अपमार्जक शोधन अभिकर्मक की तरह प्रयुक्त होते हैं। ये साबुन और संश्लेषित अपमार्जक हैं। ये जल के शोधन गुण को सुधारते हैं। ये वसा के निष्कासन में सहायता करते हैं जो कपड़ों और त्वचा के साथ दूसरे पदार्थों को चिपका देती है। सबसे पहले पढ़ेंगे साबुन। तो देखिए दोस्तों साबुन बहुत पुराने अपमार्जक हैं। सफाई के लिए प्रयोग में आने वाले साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले वसा अम्लों जैसे कि स्टीयरिक तथा पामेटिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम लवण वाले साबुन वसा को वसा अम्लों की ग्लिसरॉल एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाए जाते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। तो दिस इज द साबुनीकरण रिएक्शन। ये रही आपके साबुनीकरण की रिएक्शन पूरी की पूरी। आप समझ सकते हैं किस प्रकार से होती है। तो एक बार यहाँ से जेईई मेन में प्रश्न आया था साबुनीकरण अभिक्रिया से संबंधित, तो इसको याद करेंगे आप। इस अभिक्रिया में वसा अम्लों की एस्टर जल अपघटित हो जाती है और प्राप्त हुआ साबुन कोलाइड अवस्था में रहता है। इस विलयन में सोडियम क्लोराइड डालकर अवक्षेपित कर लिया जाता है। साबुन निकाल लेने के पश्चात ग्लिसरॉल बचे हुए विलयन में रह जाता है, जिसे प्रभाजी आसवन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। केवल सोडियम और पोटेशियम साबुनी पानी में घुलनशील होते हैं।
और सफाई के लिए प्रयुक्त होते हैं। सामान्यतः सोडियम साबुनों की तुलना में पोटेशियम साबुन त्वचा के लिए कोमल होते हैं। इन्हें सोडियम हाइड्रोक्साइड के स्थान पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्रयोग करके बनाया जा सकता है। साबुन के प्रकार पड़ेंगे आपकी, बुनियादी तौर पर साबुन अथवा तेल को उपयुक्त घुलनशील हाइड्रोक्साइड के साथ उबालकर बनाए जाते हैं। अलग अलग कच्चा माल उपयोग करके भिन्नता लाई जाती है। प्रसाधन साबुन उत्तम प्रकार के वसा एवं तेल से बनाए जाते हैं तथा क्षार के आधिक्य को निकालने का ध्यान रखा जाता है। इन्हें अधिक आकर्षक बनाने के लिए रंग और सुगंध मिलाए जाते हैं। पानी में तैरने वाले साबुन बनाने के लिए उनके कड़ा होने से पहले वायु के छोटे बुलबुले विस्फोदित किए जाते हैं। पारदर्शी साबुन कैसे बनाए जाते हैं कि साबुन को एथेनॉल में घोलकर और फिर विलायक के आधिक्य को वाष्पित करके बनाए जाते हैं। औषधीय साबुनों में औषधीय गुण वाले पदार्थ डाले जाते हैं। कुछ साबुनों में गंध हारक पदार्थ डाले जाते हैं। दाढ़ी बनाने के साबुन को जल्दी सूखने से बचाने के लिए इसमें ग्लिसरॉल होता है। इन्हें बनाते समय रोजिन नामक गोंद डाली जाती है। इससे सोडियम रोजिनेट बनता है जो अच्छी तरह से झाग बनाता है। धुलाई के साबुनों में सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स और सोडियम कार्बोनेट जैसे पूरक डाले जाते हैं। तो आप याद रखेंगे इस लाइनों को। साबुन की चीलन बनाने के लिए पिघले हुए साबुन की परत ठंडे सिलेंडर पर चढ़ाकर उसे टूटे हुए टुकड़ों में कुचल लिया जाता है। दानेदार साबुन सूखे हुए छोटे छोटे साबुन के बुलबुले होते हैं। साबुन के पाउडर तथा मार्जन साबुनों में कुछ साबुन मार्जक अपघर्षी जैसे कि जामक चूर्ण, पाउडर, फ्यूमिक या बारीक रेत अथवा सोडियम कार्बोनेट और ट्राई सोडियम फॉस्फेट जैसे बिल्डर होते हैं। आगे बोला गया है कि बिल्डर साबुन की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं। साबुन की शोधन की क्रिया हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं। आगे बोला है कि साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करते, इसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं। कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयन होते हैं। ये आयन सोडियम अथवा पोटेशियम साबुन को कठोर जल में घोलने पर क्रमशः घुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन में परिवर्तित कर देते हैं। देखिए ये कैल्शियम का लवण है, इसने इससे रिएक्शन कर ली और आपके बना लिया कैल्शियम स्टीरेट। और ये क्या करता है, आपके अघुलनशील लवण होता है जो झाग नहीं आने देता। ये अघुलनशील साबुन मलफेन यानी कि स्कम की तरह पानी से अलग हो जाते हैं और शोधन अभिकर्मक के कार्य के लिए बेकार होते हैं। वास्तव में ये अच्छी धुलाई में रुकावट डालते हैं क्योंकि यह अवक्षेप कपड़ों के रेशों पर चिपचिपे पदार्थ की तरह चिपक जाता है। कठोर जल से धुले बाल इस चिपचिपे पदार्थ के कारण कांतिहीन लगते हैं। कठोर जल और साबुन से धुले कपड़ों में इन चिपचिपे पदार्थ के कारण रंजक एक समान रूप से अवशोषित नहीं होता है। आगे बोला गया आपको संश्लेषित अपमार्जक। संश्लेषित अपमार्जक वे शोधन अभिकर्मक है जिन्हें साबुन के सभी गुण होते हैं परंतु जो वास्तव में साबुन नहीं होते। ये मृदु एवं कठोर दोनों प्रकार के जल में उपयोग किए जा सकते हैं क्योंकि ये कठोर जल में भी झाग बनाते हैं। कुछ अपमार्जक तो बर्फीले जल में भी झाग देते हैं। तो आप देख सकते हैं अपमार्जक कितने पावरफुल होते हैं। संश्लिष्ट अपमार्जकों को 3 वर्गों में बांटा गया है, ऋणायनी, धनायनी और अनायनिक। ऋणायनी अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले एल्कोहलों अथवा हाइड्रोकार्बनों के सल्फोनेटेड व्युत्पन्न होते हैं। दीर्घ श्रृंखला वाले एल्कोहलों को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने से एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनते हैं जिन्हें क्षार से उदासीन कराने पर ऋणायनी अपमार्जक बनते हैं। इस प्रकार से एल्किल बेंजीन सल्फोनेट एल्किल बेंजीन सल्फोनिक अम्लों को क्षार द्वारा उदासीन करने से प्राप्त होते हैं। देखिए ये आप याद करेंगे ऋणायनी अपमार्जकों के एग्जाम्पल, 2 उदाहरण याद करेंगे। तो पहला है आपके सोडियम लोराइल सल्फेट ऋणायनी अपमार्जक, सेकंड है आपके सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट ऋणायनी अपमार्जक है। दोनों कैसे बनते हैं इनकी संरचना भी आप याद करेंगे। ऋणायनी अपमार्जकों में अणु का ऋणायनी भाग शोधन क्रिया में शामिल होता है। एल्किल बेंजीन सल्फोनेटों के सोडियम लवण ऋणायनी अपमार्जकों के महत्वपूर्ण वर्ग हैं। ये अधिकतर घरेलू उपयोग में आते हैं। ऋणायनी अपमार्जक दंत मंजन में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों जहां पर जो लाइनें मैंने अंडरलाइन की हैं उनको आप याद रखेंगे। यहाँ से अक्सर जेई मेन में, नीट में और यहाँ तक कि जेई एडवांस में अक्सर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ये चैप्टर बच्चे इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें से क्या ही पूछा जाएगा, लेकिन इसमें से हर एक साल 1 या 2 सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी संरचनाएं और जो आपके जो कंपाउंड है वो किस किस रोग पे काम करते हैं, किस लिए काम आते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि दंत मंजन में कौन सा अपमार्जक काम में लिया जाता है, तो ऋणायनी अपमार्जक। और ये आ चुका है नीट में, यहाँ से प्रश्न आ चुका है एक बार, तो आप याद रखेंगे। अब आगे पूछा गया धनायनी अपमार्जक। धनायनी अपमार्जक एमिनो के एसीटेट क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड ऋणायनों के साथ बने चतुष्क लवण होते हैं। इन्हें धनायनी भाग में लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है तथा नाइट्रोजन अणु पर एक धनावेश होता है, अतः इन्हें धनायनी अपमार्जक कहते हैं। सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड एक प्रचलित धनायनी अपमार्जक है। इस एग्जाम्पल को याद करेंगे। जेई मेन 2020 में प्रश्न आया था कि एक धनायनिक अपमार्जक का उदाहरण दीजिए, तो उसमें आपको लिखना एक ऑप्शन था सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड।
जो केस कंडीशनरों में डाला जाता है, इसको कहाँ डाला जाता है ये भी याद रखेंगे। धनायनी अपमार्जकों में जीवाणुनाशक गुण होता है तथा ये महंगे होते हैं, इसलिए इनके सीमित उपयोग हैं। आगे बोला गया है आपके अनायनिक अपमार्जक। अनायनिक अपमार्जकों की संरचना में कोई आयन नहीं होता है। ऐसा अपमार्जक स्टीयरिक अम्ल तथा पॉलीथीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया से बनता है। तो ये आपके एक अनायनिक अपमार्जक है। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न आया था एक बार कि बर्तन धोने के उपयोग में आने वाले द्रव अपमार्जक अनायनिक प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के अपमार्जकों की शोधन क्रिया विधि भी वही होती है जो साबुनों की होती है। ये भी तेल तथा वसा को मिश्रण बनाकर निष्कासित करते हैं। संश्लेषित अपमार्जकों के उपयोग में प्रमुख समस्या ये उत्पन्न होती है कि यदि इनमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला अधिक शाखित हो तो जीवाणु उन्हें आसानी से निम्नीकृत कर देते हैं। निम्नीकरण धीमा होने के कारण ये एकत्र हो जाते हैं। अपमार्जक युक्त तो बहिस्रावी नदी, तालाब इत्यादि में पहुंच जाते हैं। ये पानी में मल जल प्रबंधन के बाद भी बने रहते हैं तथा नदी, तालाब तथा झरनों में झाग उत्पन्न करते हैं तथा उनका पानी प्रदूषित हो जाता है। तो अपमार्जक जनरली जल प्रदूषण करते हैं। आजकल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में शाखन को नियंत्रित किया जाता है और इसे निम्नतम रखा जाता है। ऐसा कि श्रृंखला सरलतापूर्वक जैव निम्नीकृत हो सकती है अतः प्रदूषण से बचाव हो जाता है। तो हम अपमार्जकों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों सबसे पहले हमने पढ़ा था औषधियों के बारे में, उसके बाद में हमने पढ़ा था खाद्य परिरक्षकों के बारे में और उसके बाद साबुन एवं अपमार्जकों के बारे में। तो इस प्रकार से जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है आपको ये पूरा की पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों। तो आगे ही हमारे साथ बने रहिए और आप बताइए कि आप आगे कौन से चैप्टर के नोट्स पाना चाहते हैं, इस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा और यदि आपकी हमसे कोई उम्मीद हो, कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इसी प्रकार के और अन्य चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।